दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विवाह से संबंधित ऑफेंसेस के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉ ऑफ क्राइम का, क्योंकि ये एलएलबी एग्जाम में आया हुआ है, सेशन 2019 में आया, इस लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 493 से 498 में जो विवाह से संबंधित अपराधों का प्रावधान के बारे में बताता है वो डिस्कस करेंगे। इन कानूनों में विवाह के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है और उसके बाद के जो अपराध हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इनमें सबसे अधिक जो प्रकाशित धारा है वो 498A है। इसे क्रूरता का कानून के रूप में भी जाना जाता है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में जो पारित हुआ था, इसके साथ इस कानून का उद्देश्य था क्रूरता और घरेलू हिंसा में जो भी महिला शिकार हुई है उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे कहीं ना कहीं घरेलू हिंसाओं में परिवर्तन आ रहा है, घरेलू हिंसाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसा देखा गया कि कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल राइट्स जो है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट जो है, उस वहां पर इसका वायलेशन हो रहा है। और मैक्सिमम डिवोर्सेस के जो केसेस आते हैं वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस के ही वजह से होते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो कम से कम कर दिया जाए। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें और क्या क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम सेक्शन देखेंगे 493, जिसको मॉक मैरिज यानी नकली विवाह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बैगमी हम डिस्कस करेंगे यानी द्वैध विवाह, जो कि 494 से लेकर के 495 यानी 2 सेक्शन एक साथ हम कवर करेंगे। फिर फ्रॉड मैरिज यानी धोखाधड़ी, जो कि 496 में हम इसको देखेंगे। उसके बाद अडल्ट्री यानी वह विचार, जिसको धारा 497 यानी 497 में इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है 5th पॉइंट जो हम आज डिस्कस करने जाएंगे, क्रिमिनल इलॉपमेंट यानी कि आपराधिक पलायन। ये धारा 498 में है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट जो सेक्शन है क्रूरटी, सेक्शन 498A क्रूरता, जिसका हमने अभी डिस्कस भी करा था, ये हम डिस्कस करेंगे। तो मोर ओवर ये वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है, इंफॉर्मेटिव है आपके लिए, एग्जाम्स के लिए लिहाज पे भी और वैसे भी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है? अगर नहीं करा गाइस तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन जो आपको दिख रही है सब्सक्राइब करने के साथ, उसको प्रेस जरूर करें ताकि ऐसी एलएलबी की जो वीडियोज है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। साथ ही वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बना सकता हूँ। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो अब समय बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और सबसे पहले देखते हैं आईपीसी की धारा 493 क्या कहती है। इसमें कहा गया है कि कोई भी पुरुष अगर छल पूर्वक किसी महिला के साथ रहता है, वो वैसे तो उसके साथ विवाह नहीं है उसका, ठीक है, लीगली वो मैरिड नहीं है, पर उस महिला को विश्वास दिलाता है कि हम विधि पूर्वक विवाहित हैं, ठीक है, यानी कि कानूनी तौर पे वो विश्वास दिलाता है उस महिला को कि हम कानूनी तौर पे विवाह हो चुका है हमारा, और उसके साथ वो रहते हैं, एक दूसरे के साथ में रहते हैं, और उसके बाद वो रिलेशनशिप में चले जाते हैं। अब ऐसी कंडीशन में महिला उस पर ये आरोप लगा सकती है कि उसके साथ धोखा किया गया है और ये वैध विवाह नहीं है, और ऐसी कंडीशन में सेक्शन 493 आईपीसी के तहत उसे 10 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। उसे जुर्माने के तौर पर भी फाइन लिया जा सकता है या फिर दोनों एक साथ हो सकता है। आई होप 493 आपको क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं आईपीसी की धारा 494, ठीक है, यानी कि इसमें कहा गया है कि यदि पति या पत्नी जीवित रहते हैं, ठीक है, अब दोनों जीवित हैं और उन दोनों में से कोई एक, पति या पत्नी, कोई दूसरी शादी कर लेता है, कब? जब उसका हस्बैंड जिंदा है। सपोज इट हम यहाँ पर वाइफ का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, वाइफ का हस्बैंड अभी जिंदा है बट वो दूसरी शादी कर लेती है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में जो उसकी दूसरी शादी है वो शून्य हो जाएगी, वो वॉइड हो जाएगी, ठीक है। सेम कंडीशन लागू होता है हस्बैंड के ऊपर भी। अगर उसकी वाइफ जिंदा है
और वो दूसरी शादी कर लेता है तो उसकी जो शादी है वो वॉइड हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और ऐसी कंडीशन में उन दोनों में से जो भी ऑफेंस करता है उसे 7 साल तक की जो है वो सजा सुनाई जा सकती है और उसे जुर्माना भी लिया जा सकता है या फिर दोनों हो सकता है, दोनों रूप से उसे दंडित कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ अब बात है, एग्जम्पशंस हैं कि किस तरह से ये पता लगाया जाए। काफी बार ऐसा होता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों का डिवोर्स हो गया है, ठीक है। जब अगर डिवोर्स हो गया है तब वो सेकंड मैरिज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जैसा कि ये तो हमने ऊपर ही देख लिया कि भाई न्यायालय उसको अमान्य घोषित कर दे कि अगर उनमें से कोई भी एक जिंदा है और वो दूसरी शादी करते हैं, बट अगर उन दोनों का डिवोर्स हो गया है तो वो सेकंड शादी कर सकते हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि अगर हस्बैंड या वाइफ किसी एक्सीडेंट में करीब 6-7 साल से या फिर कैसे भी करके वो 6-7 साल से आपस में मिले ही नहीं, पता ही नहीं है कि वो जिंदा है या नहीं है, तब वो दूसरी शादी कर सकते हैं। बट यहाँ पर भी एक कंडीशन है, जिससे भी वो शादी कर रहे हैं उसको ये फैक्ट बताना पड़ेगा कि हम इतने टाइम से जो लाइफ पार्टनर था, जो मेरा पार्टनर था, वो इतने साल से हम आपस में मिले ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि वो जिंदा भी है या नहीं है। ऐसी कंडीशन में अगर जो अपोजिट पार्टी है वो मानती है देन वो शादी कर सकते हैं, अदरवाइज वो शादी नहीं मानी जाएगी अगर वो इस इंफॉर्मेशन को पास नहीं करते हैं। तो आई होप ये भी सेक्शन आपको क्लियर है 494। आगे चलते हैं आईपीसी की धारा 495। इसमें ये कहा गया है, जैसा कि हमने लास्ट जो सेक्शन पढ़ा था उसी के ही ऊपर है ये वाला सेक्शन भी, कि अगर कोई भी अपना विवाह छुपाता है, ठीक है, और छुपकर वो दूसरी शादी कर लेता है तो वो पनिशेबल होगा। जो हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस करा था ये उसी के ही ऊपर है कि अगर आप कोई दूसरी शादी करते हैं और पहली शादी आप अपने सेकंड पार्टनर जिससे आपकी शादी हो रही है उसे छुपाते हैं, तब वो ऑफेंस हो जाता है और इसमें आपको 10 साल तक की सजा सुनाई जाती है और जुर्माना भी आपसे लिया जाता है, या फिर दोनों हो सकता है एज पर दी कोर्ट, ठीक है। उसके बाद अब आती है आईपीसी की धारा 496। इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बेईमानी से या कपट पूर्वक इरादे से, उसका इंटेंशन है, वो वैसे तो मैरिड है, वो किसी और से शादी कर चुका है ऑलरेडी, पर वो इस बात को अच्छे जानता है कि उसकी जो शादी हो रही है अभी जिस सेरेमनी में वो है, जिस समारोह में है वो उसकी शादी वहां पे विधि पूर्वक नहीं हो रही, ठीक है। अब ऐसी चीज जानते हुए भी अगर वो शादी करता है तब वो भी ऑफेंस हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या है, कारावास 7 साल तक हो सकता है या फिर उसको सजा के तौर पे जुर्माना भी लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और होती है, यहाँ पर जो कंप्लेनेंट है, ठीक है, जिससे उसकी जो पीड़ित है, जिससे उसकी शादी हो रही है, ठीक है, जिससे वो सेकंड मैरिज कर रहा है, वो लड़की कंप्लेन अगर करती है तो क्या उसके जो पेरेंट्स हैं अगर वो कंप्लेन करते हैं तब इसको सजा सुनाई जाएगी, अदरवाइज नहीं। और हाँ, उससे जो उसकी पहली वाइफ है वो इसमें कंप्लेंट नहीं कर सकती इस सेक्शन के तहत, क्योंकि वो कंप्लेंट करेगी तो उसका सेक्शन आ जाएगा बैग में, यानी 494 और 495 के तहत ही वो कंप्लेंट कर सकती है, 496 के तहत वो कंप्लेंट नहीं कर सकती। तो आई होप आपको ये भी क्लियर है। अगर कोई भी डाउट होता है देन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं आईपीसी की धारा 497। ये बताता है वह विचार यानी अडल्ट्री। इसमें जो भी कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो साथ में रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है, ये जानते हुए भी कि जो लेडी है वो किसी और की वाइफ है, ठीक है, उसके साथ वो रिलेशनशिप में चला जाता है और उसकी सहमति, यानी जो लड़की है उसकी सहमति या उसकी मिलीभगत के बिना वो इस बात से सहमत नहीं है या है कि भाई आप रिलेशनशिप में आना चाहो या ना हो, लेकिन वो आपस में संभोग करते हैं, तब ऐसी सिचुएशन पे वो रेप की श्रेणी में नहीं आएगा, वह दोषी ठहराया जाएगा अडल्ट्री का, ठीक है। यानी कि अगर कोई फीमेल है, ऑलरेडी मैरिड है, वो किसी और के साथ रिलेशन में चली जाती है या सेक्सुअल रिलेशन में जाती है, तो वो वहां पर
बलात्कार का आरोप नहीं लगाएगी, वो आरोप लगाया जाएगा उस पर व्यभिचार का यानी अडल्ट्री का, ठीक है, जिसमें करीब 5 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है या फिर उससे जुर्माना लिया जा सकता है या दोनों ही उससे लिया जा सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर है। अब बात आती है आईपीसी की धारा 498। यहाँ पर ये जो सेक्शन है ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, किसी मैरिड वुमेन को, ठीक है, वो ये जानता है कि ये किसी और की वाइफ है, ठीक है, उसका इंटेंशन है कि उसको वो किडनैप कर ले। अब उसको फुसला कर, बहका कर उसको वो कहीं ले जाता है, उसको छुपा देता है, उसका किडनैप कर लेता है वो, ठीक है, और उसके बाद उसको फोर्स करता है कि वो किसी और के साथ सेक्सुअली रिलेशनशिप में चली जाए। तब ऐसी कंडीशन पे भी, क्योंकि वो वहां पे उस लेडी का कोई इरादा नहीं है, उसको नहीं पता, उससे जबरदस्ती कहा जा रहा है फोर्सफुली करने के लिए, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में उसको 2 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है और आर्थिक रूप से भी उसको दंडित किया जा सकता है, या फिर हो सकता है आर्थिक रूप और 2 साल की कारावास दोनों एक साथ उसको सुनाया जाए। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन, जो सेक्शन था हमारा, जो क्वेश्चन में हमारा सेक्शन था मोस्ट इंपोर्टेंट, वो आईपीसी की धारा 498A, जो हमने वहां पे कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्रूरता क्या होती है। अब इसमें कहा गया है सेक्शन में कि जो कोई भी किसी महिला यानी जो भी मैरिड वुमेन है, उसका हस्बैंड या उसके रिलेशन या जो उसके रिश्तेदार हैं, ठीक है, उस महिला को परेशान करते हैं, ठीक है, उसके साथ क्रूरता करते हैं, उसको परेशान करते हैं, तो वहां पर उसको भी दंडित किया जाएगा, 3 साल तक के लिए उसको दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी उस पर लगाया जाएगा। अब यहाँ पर स्पष्टीकरण है कि क्रूरता आखिर होती क्या है, क्रूरता का अर्थ क्या है। तो स्पष्टीकरण में बताया गया है कि कोई भी अगर इरादे से यानी इंटेंशन है उसका, ठीक है, और उस इंटेंशन के तहत वो अत्याचार कर रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, और ऐसा करने से जो महिला है वो आत्महत्या करने की कोशिश करती है, या फिर महिला के जीवन में असर आता है, जीवन काल में असर आता है, या वो उसका कोई अंग या स्वास्थ्य रूप से या मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से उसको चोट का खतरा होता है या चोट पहुंचाई जाती है, तो उसको क्रूरता कहा जाता है। या फिर महिला को परेशान किया जाए, उससे के जो सगे संबंधी हैं उसे परेशान किया जाए, या उसकी संपत्ति को उसकी संपत्ति में इंटरफेयर किया जाए, उसकी संपत्ति को चोट पहुंचाई जाए, या गैर कानूनी मांग की जाए, तब भी वो क्या कहा जाएगा, क्रूरता में ही उसको कंक्लूड किया जाएगा, उसको भी क्रूरता कहा जाएगा। तो इसमें 3 साल तक की सजा सुनाई जाती है। अब ये हस्बैंड के थ्रू भी हो सकता है या फिर उसके रिश्तेदार के थ्रू भी हो सकता है। तो आई होप आपको यहाँ पे जितने भी सेक्शंस हमने डिस्कस करे वो सारे के सारे आपको क्लियर होंगे। अगर कोई भी क्वेरी है, आपकी कोई चीज समझ में नहीं आई, देन आप प्लीज मुझे कमेंट करें। आई होप मैं कमेंट में आपको रिप्लाई दूंगा और हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पे भी बनाऊं। तो प्लीज गाइस मुझे आप सपोर्ट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें यार प्लीज। वीडियो आपने एंड तक देख ही ली है, अब आप वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो में अगर किसी चीज की कमी है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार सकूं। तो चलिए टिल देन मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ।